हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 20th ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने 3 बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए हैं और उस बिल में सबसे अहम मेंशनिंग है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको रिमूव कैसे किया जाएगा अगर उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होंगे। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने आप को इन सब चीज़ों से, इस तरह के बिल नहीं लाए जाते हैं। ये देखा जाता है कि नहीं भाई, अगर हम इस तरह के बिल लेके आएंगे तो हमारे पर ही भारी पड़ सकता है। तो अभी जब आपको इसके फीचर्स बताऊंगा तो आपको लगेगा कि आखिर ये बिल इतना रेलेवेंट क्यों है अगर ये पार्लियामेंट में कम्प्लीटली पास हो जाएगा। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट होगा तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। इसके ऊपर आगे आने वाले समय में भी बहुत आर्टिकल्स होंगे। मैं काफ़ी इसके ऊपर चर्चा करूँगा आपसे। सेकेंड आर्टिकल बात करता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो सुंदरबन में होते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़े हैं। मैं आपको समझाऊंगा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल क्या होते हैं, घड़ियाल्स क्या होते हैं, क्यों इनको सॉल्ट वाटर कहा जाता है, इनके पास ऐसा क्या होता है यूनिक जिससे ये इतना सारा सॉल्ट अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी रेलेवेंट है ये टॉपिक। इसमें मैं आपको जो पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं वो भी मेंशन करूंगा। फर्स्ट वाले में भी जो पीवाईक्यूज़ हैं वो भी मेंशन करूंगा मैं। आर्टिकल 3 बात करता है हमारा कि जो यूएस ने टैरिफ लगा रखा है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, उसमें इंडिया का यूथ किस तरीके से मदद कर सकता है। उस टैरिफ वॉर जो करंटली चल रही है उसमें यूथ का क्या रोल हो सकता है। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है। इसी से कनेक्टेड जीएस 2 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये भी 2 से 3 दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया था। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके सामने बस एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल से कनेक्टेड एक ही बार क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आगे आने वाले समय में भी मैं एक आर्टिकल से कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी आर्टिकल से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आर्टिकल्स के जो पॉइंट होंगे उन पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में। ऐसा नहीं होगा, मान लो ये एक आर्टिकल दिया हुआ है, एक एडिटर का, ऑथर का आर्टिकल है, इससे आप एज इट इज़ मत नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बस इसी आर्टिकल से ही आएगा, इसके बाद मुझे दोबारा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। आपके पास एक एक दो दो पॉइंट, आपकी जो लिस्ट होती है, आपकी जो लाइब्रेरी होती है दिमाग की, उसमें पॉइंट्स ऐड ऑन होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जैसे बढ़ेगी तो आपका लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, बैटल IAS 16 टाइप कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, मेंस के आपको मिल जाएंगे आसानी से। चलो, तो पहला आर्टिकल अभी मैं आपको बहुत ही एकदम वर्बल फॉर्म में, एक टेम्पररी फॉर्म में आपको ये पूरा समझाता हूँ मैं कि ये है क्या कॉन्टेक्स्ट इसका। अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है 3 बिल। ठीक है, 3 बिल का क्या क्या नाम है। एक 130th अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, अभी तक ये एक्ट नहीं बना है इसलिए मैं बिल कह रहा हूँ। दूसरा बिल है जम्मू एंड कश्मीर JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 25। दूसरा है आपका गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025। ये 3 बिल है। ठीक है, अभी इस 3 बिल की डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इससे। इसके की प्रोविजंस बात की जाए तो वो ये है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर्स, फिर यूनियन टेरिटरी के मिनिस्टर्स, फिर जो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर्स, सब कुछ, अगर इन सब में से किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए, मतलब अगर कोई चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, आपका नॉर्मल मिनिस्टर भी है, अगर उसको 30 दिन तक अरेस्ट कर लिया गया, किसके, वो की क्रिमिनल चार्जेस के ग्राउंड पे, तब होगा क्या, उससे कहीं ना कहीं 31st डे पे उनका रिमूवल हो जाएगा। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ये। अगर 30 दिन तक कोई भी अरेस्ट हो गया और उसके ऊपर पनिशेबल ऑफेंसेस लग चुके हैं, चार्जेस लग चुके हैं, तो उसके पहली चीज़ तो ये है कि 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मेंशन्ड है। साथ ही साथ 31st डे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और जो रिमूवल अथॉरिटी होगी, अगर प्राइम मिनिस्टर है 30 दिन तक उनको रखा गया है तो 31वें दिन प्रेसिडेंट हटा देगा, अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है। अगर स्टेट के रेफरेंस से बात की जाए, स्टेट मिनिस्टर है,
या स्टेट के बोलते स्टेट का चीफ मिनिस्टर है तो उसे गवर्नर हटा देगा, और अगर स्टेट का मिनिस्टर है तो उसे सीएम खुद हटा देगा। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी के रेफरेंस में, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को कौन हटा सकता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हटा सकता है, ठीक है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि दोबारा रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं, अगर एक बार कस्टडी से रिलीज हो गए दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं, बट पॉइंट इज अभी तक रिमूवल की बात ही नहीं हुई थी। तो ये बहुत अहम बिल है जो कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी शो करेगा, अकाउंटेबिलिटी शो करेगा। इसका मेन जो रेशनल दिया गया, रीज़न दिया गया इस बिल के इंट्रोडक्शन का, वो ये दिया गया कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक पब्लिक ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बियॉन्ड एनी सस्पिशन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। और अभी अगर करंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशनिंग नहीं है कि किस तरीके से ऐसे केसेस को डील किया जाएगा, टैकल किया जाएगा। किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, तो उनको किस तरीके से टैकल करेंगे, ये सिचुएशन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए हम लोग, तो वहाँ पे आर्टिकल 75, 164, 239 AA, ये सारे आर्टिकल सिर्फ मेंशन करते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में रहेगा, और अगर वो चीफ मिनिस्टर है तो गवर्नर के प्लेजर में रहेगा। अगर वो किसी यूटी या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर है तो वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्लेजर में रहेगा जब तक उनका प्लेजर है। ऑब्वियस सी बात है, कभी ऐसा थोड़ी है कि प्रेसिडेंट के दिमाग में चलो कल मैं प्रेसिडेंट को आपका प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये चीज़ कहीं ना कहीं डाल दी गई है। इसका मेन एम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपहोल्ड की जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मॉरल प्रिंसिपल हैं उनको मजबूती से होल्ड किया जा सके, गवर्नेंस गुड हो, पब्लिक का फेथ और ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है। और ये चीज़ और अच्छे तरीके से तब देखने को मिलेगी जब ये फॉर्मली इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि कई बार अब हमको इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, हम सबको, आपको भी ये सारी चीज़ें पता है, करंट में कितने सारे पॉलिटिकल टर्मोइल्स चल रहे हैं। तो इसका एक कहीं ना कहीं बैक फायरिंग भी हो सकती है। अगर थोड़ा अलग तरीके से देखें तो इसकी बैक फायरिंग क्या हो सकती है? अगर जो आपके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि अपोजिशन पार्टी के होते हैं, अगर उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई तो अक्सर क्या होगा कि उनका रिमूवल स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही एक्ट बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन अगेन अभी तक के लिए इसका मेन रीज़न ये कहा गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन नहीं किया गया है प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कैसे रिमूव किया जाएगा, कब रिमूव किया जाएगा, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये एक्ट या बिल पास किया गया है, जिससे अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा मजबूत हो सके, पॉलिटिकल ऑफिसेस जो होते हैं उनमें और ज़्यादा एथिक्स, ईमानदारी बढ़ सके, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट था। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्टली इसी से रिमूवल से कनेक्टेड ही क्वेश्चन था, विच वॉज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोशन टू इम्पीच अ जज, ठीक है। आपको पता है करंट दिल्ली हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। जो इन हाउस इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट की, उसने अपना कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट दे दी है, जिसमें ये चीज़ कह दी है कि भाई साहब ये इनके घर में जो बर्न करेंसी मिली है उनको उसके आधार पे इनके बोलते ना इनको हटाया जाएगा, दैट्स ऑल। अब देखिए कैसे इनका प्रोसेस हटता है, क्योंकि ये अभी तक की इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार होगा किसी हाई कोर्ट के, इवन तो किसी जज का रिमूवल होगा फॉर्मल तरीके से पार्लियामेंट में। तो कहा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोशन टू इम्पीच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1960। तो ये गलत है, क्योंकि अगर कभी भी कोई एक ऑपोजिशन मेंबर ही खड़ा होता है, बोलता है हमें इस जज को हटाना है, मोशन पास कर रहे हैं 100 लोग मिल करके, तो क्या स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, हमेशा ध्यान रखिए कहीं पर भी ये चीज़ लिखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी जनरलाइज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ें इतनी जनरलाइज रखी हैं और ये तक कहा है कि भैया हमने इसको ऐसे एक बोलते हैं ना एक ओरल फॉर्म में रख दिया है, आपको स्पेसिफिक करना है तो आप एक्ट बनाइए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि क्या इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर होता है। ये तो टाइम टू टाइम बदल सकता है ना। अगर जो 1950 में इनकैपेसिटी होगी 2050 में तो नहीं इनकैपेसिटी होगी ना, या 2025 में तो वो इनकैपेसिटी नहीं होगी। अगर 1950 में लिखा गया कि भैया कोई भी इंसान अपने घर से एक सिंपल से बात बता रहा हूँ कि घर पे आकर के वो फ़ोन नहीं चला सकता, ये चीज़ 1950 में तो नहीं बोलेंगे ना कि कोई भी जज अगर कोर्ट रूम में आ रहा है तो फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता, या कोई भी जज या कोई एक जुडिशियल ऑफिस कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि टेक रिलेटेड है, क्योंकि टेक का एडवांसमेंट तो अब हुआ है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रॉड रखा है और ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मूव थी।
अगर देखा जाए इसको। लेकिन अब यहाँ पे जो हम एक्ट बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसको स्पेसिफाई करते हैं विद टाइम और उसको हम अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल नहीं देता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, चलो 1-2 आपका जहाँ जाए उसको आप आसानी से गलत कर सकते हैं। अब देखते हैं द डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ये बिल्कुल सही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ मेंशनिंग करता है कि किस तरीके से हम बोलते हैं ना, अगर रिमूवल होगा किस आधार पे, इनकैपेसिटी हो या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, लेकिन इसका मतलब क्या है वो एक्ट बनाता है। तो बिल्कुल एक्ट आया था 1968 में, जिसमें कहा गया था भैया हम प्रॉपर तरीके से अगर पार्लियामेंट में इनिशिएट की जाएगी रिमूवल प्रोसीडिंग, तो उसमें कुछ मेंबर्स बनेंगे, कमिटी बनेगी और कमिटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद प्रॉपर रिमूवल प्रोसेस चालू होगा। तो 1968 के एक्ट में ये चीज़ मेंशन है, तो ये सही है। इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जज इज टेकन फॉर वोटिंग द लॉ रिक्वायर्स, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर नहीं है, मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टिंग मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से ही किसी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, तभी उसको रिमूव किया जा सकता है जब स्पेशल मेजॉरिटी होगी इन फेवर ऑफ रिमूवल। ठीक है, तो इसमें 3 और 4 इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सुंदरबन में। तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 24 में इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 234 थी, लेकिन अभी करंटली इसकी 220 मतलब बढ़ चुकी है पॉपुलेशन। यहाँ पे 10-20 पॉपुलेशन बढ़ना भी बहुत एक पॉजिटिव साइन, एक बोलते हैं ना, एक कहीं ना कहीं बीम ऑफ होप देखा जाता है कंजर्वेशन के एफर्ट में। अगर देखा जाए तो 25 में टोटल 213 साइटिंग्स हुई हैं, जिसमें 125 मेल इन द सेंस एडल्ट हैं, 88 जुवेनाइल्स हैं, 23 हैचिंग्स हैं, मतलब इसमें से बच्चे होने वाले हैं। तो ये सारे डायरेक्ट साइटिंग्स में काउंट किए गए। अगेन इसके डेटा पे नहीं जाना, ये बस इसलिए बताऊं ताकि आपको आर्टिकल समझ में आ सके। इंक्रीज हुआ है हमको पता है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका इकोलॉजिकल रोल, थोड़ा सा इकोलॉजिकल रोल क्या है, अभी मैं और डिटेल में इसको लेके चलूंगा। इनको हम लोग कहते हैं क्रोकोडाइलस पोरोसस। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेप्टाइल कहा जाता है, हाइपर कार्निवोरियस होता है, एपेक्स प्रेडिटर भी कहा जाता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपेक्स प्रेडिटर? एपेक्स प्रेडिटर मतलब होता है, मान लो फूड चेन होती है, एक ए होता है, उसके ऊपर बी होता है, उसके ऊपर सी होता है। अब सी को अगर कह दिया भैया सी बी को खा रहा है, दैट मीन्स सी के ऊपर कौन है? अगर सी के ऊपर कोई नहीं है तो सी को एपेक्स प्रेडिटर कहा जाएगा। जैसे घास को कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। हिरण को कौन खा रहा है? आपका शेर खा लेगा। शेर को कौन खा रहा है? कोई भी नहीं खा रहा, तो ए शेर को क्या कहा जाएगा? एपेक्स प्रेडेटर कहा जाएगा। सेम उसी तरीके से जो क्रोकोडाइल होता है वो एपेक्स प्रेडेटर कहा जाता है। ये जो वाटर सिस्टम होता है जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है। वहाँ पे जो कैरकस होते हैं, सड़े हुए मांस होते हैं, या फिर जब कभी किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको रोकने में क्रोकोडाइल बहुत मदद करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उड़ीसा भीटरकनिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखे जाए। वेस्ट बंगाल मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं। जो अंडमान निकोबार के जो कोस्ट होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं क्या बेनिफिट है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। आपको मैंने एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी आप 1 by 1 वर्ड अगर समझना हो, पहला एपेक्स प्रेडेटर होता है, स्कैवेंजर रोल होता है। स्कैवेंजर्स मतलब ऐसे स्पीशीज़ या ऐसे एनिमल्स जो कि सड़े हुए मांस जो ऑलरेडी मर चुके हैं उन पे वो लोग कंप्लीटली रिलाई करते हों, ठीक है, या फिर रिलाई करते हों। तो क्रोकोडाइल कैरकस पे भी फीड करता है। इससे क्या होता है, जो पानी होता है वो क्लीन होता है। अगर एक पानी है, पानी में बहुत सारा क्या है, कैरकस पड़ा हुआ है, कैरकस इन द सेंस सड़ी हुई मांस पड़ी हुई है, तो उसको क्या करते हैं, सड़ी मांस इन द सेंस जैसे मछलियां मर गई हैं या कुछ हो गया है, तो ये क्रोकोडाइल वाटर क्लीनिंग में मदद करता है। अगर यहाँ सिर्फ सड़ती रहेंगी मछलियाँ तो क्या होगा, यहाँ बैक्टीरिया फैल जाएंगे, लेकिन क्रोकोडाइल क्या आता है, खा करके यहाँ पे सफाई कर देता है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। इंडिकेटर स्पीशीज के तरीके से काम करता है। अगर इनकी साइटिंग्स हो रही हैं, क्रोकोडाइल्स दिख रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि जो मैनग्रोव्स हैं वो कहीं ना कहीं हेल्दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फूड चेन बन रही होगी। क्रोकोडाइल का होने का मतलब है फिश है, फिश का होने का मतलब है और जो स्पीशीज होंगी वो होंगी। तो ये एक साइकिल चलती है, अगर एक की प्रेजेंस कम होगी दूसरी की प्रेजेंस बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेनिफिट्स हो गया सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। अब सॉल्ट वाटर कहते क्यों हैं? क्योंकि इन क्रोकोडाइल्स में एक ग्लैंड होता है गले में, जिसे हम सॉल्ट ग्लैंड कहते हैं। तो जब कभी ये लोग पानी को कंज्यूम करते हैं तो पानी ले लेते हैं, लेकिन वो जो सॉल्ट ग्लैंड होता है वो जीभ में सारा का सारा सॉल्ट को क्या करता है, बियर कर लेता है, एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा करके बाहर निकाल देता है। तो इस वजह से जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट
सॉल्ट को बियर करने की कैपेसिटी होती है, सॉल्ट बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की। इस वजह से हम लोग इनको सॉल्ट वाटर कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स क्या हैं क्रोकोडाइल के इंडिया में। पहला तो सॉल्ट वाटर समझा दिया, फिर एक मगर क्रोकोडाइल भी कहता है इनको, ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं। घड़ियाल के ऊपर क्वेश्चन कई बार आया है। घड़ियाल आप देखोगे जो एकदम उसकी ऐसी जो चोच टाइप होती है उसका मुंह, उसे घड़ियाल कहते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो चंबल, गंडक, गिरवा, यहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं घड़ियाल, राइट। ये है घड़ियाल जैसे आप देख रहे हैं। अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें, सॉल्ट वाटर को लीस्ट कंसर्न, मगर को वल्नरेबल, घड़ियाल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है, ठीक है। अगर कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात किया जाए तो उसमें भगत बातपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, यहाँ ब्रीडिंग कंजर्वेशन होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, यहाँ पे भी ब्रीडिंग होती है। नेशनल चंबल सेंचुरी, इस पे भी क्वेश्चन था, घड़ियाल कंजर्वेशन होता है यहाँ पे। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोडक्ट 1975 उड़ीसा में जो था, ये कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए पहला लार्ज स्केल एफर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 2010 में क्वेश्चन क्या आया हुआ था यूपीएससी में। भीटरकनिका, वेल नोन फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अभी आपको मैंने बोला बिल्कुल। डेजर्ट नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन नेशनल, आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी सही है, ठीक है। इराविकुलम होलोक तो नहीं, तो यहाँ पे आपका सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी 2013 में, अगेन घड़ियाल के ऊपर, घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वैम्प डियर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो घड़ियाल के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल दोनों आपके क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएस टैरिफ, जो यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या हमारे पास पॉलिसी ऑप्शंस हैं। हमें पता है कि अगस्त 25 ने यूएस ने 50% टैरिफ इंडियन के इंपोर्ट पे अप्लाई कर दिया था, ठीक है। और इसमें 25% जो पेनल्टी थी वो इस वजह से लगाई गई क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, मेन एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल है, फार्मा है, सॉफ्टवेयर है, ये सब रिस्क पे आ गया है, ठीक है। और उससे क्या इम्पैक्ट होगी, जॉब, इनकम लॉस होगा, जॉब लॉस होगा, और उससे क्या होगा, जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। यूएसए ने ये भी डिमांड किया कि भाई साहब हम लोगों को एक एक्सेस चाहिए एग्रीकल्चर और डेयरी का, ये चीज़ यूएसए डिमांड करता है, कहता है भैया हमें एक्सेस दो, अपने जो आपने इतना उसको क्लोज कॉम्पैक्ट बना रखा है, एंटर ही नहीं करने देते हो यूएसए को, हमें एक मार्केट एक्सेस चाहिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अपने आप कहती है भाई साहब हम यहाँ पे सोशलिस्ट मॉडल फॉलो करते हैं कि हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से वी वुड नॉट बी एबल टू अलाउ यू टू एंटर दिस वे द वे यू वांट, जिस तरह से आप चाहते हैं एंटर हम नहीं करने दे सकते। तो इसका अगर करने देंगे तो इसका इम्पैक्ट इन्वर्स होगा इंडियन फार्मर्स पे। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको जो पता होनी चाहिए। अगर देखा जाए हमें डिसएडवांटेज कैसा है, डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा इंडियन गुड है वो अब कॉस्टली हो चुका है कंपेयर टू और कॉम्पिटिटर्स। जैसे बांग्लादेश की बात की जाए, अगर एक शर्ट हमने 100 रुपए में बनाई है और अमेरिका में जब पहुंचेगी तो 50 रुपए तो सिर्फ एज अ मी अगर मैंने प्रोड्यूस की मुझे देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, यहाँ पे टैरिफ देना पड़ेगा। तो यही जो 100 रुपए में बनाया 150 रुपए में हो जाएगा। तो मुझे बेचने के लिए क्या होगा, मैं तो बेचूंगा 170 पे ना कहीं इसको। वहीं पे बांग्लादेश से एक इंसान ने एक शर्ट बना रखी है, उसकी बनाने की कॉस्ट केवल 100 रुपए है, सेम वही कॉस्टिंग है, सेम। लेकिन द मोमेंट वो यूएसए में पहुंचा वहाँ पे केवल 25% टैरिफ मिला, तो उससे क्या हुआ 125 हो गया, उसने 10 रुपये बढ़ा के 140 में बेच दिया। अब देखो डिफरेंस कितना है। तो जो यूएस का कंज्यूमर है वो किसे कंज्यूम करेगा, वो कौन से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, 170 वाले को या फिर 140 वाले को। बेसिक क्वेश्चन तो बोलेंगे 140 को। तो जो हमारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं उसके कंपेयर में भी हमारा गुड कॉस्टली हो चुका है। जो यूएस का टैरिफ है, चाइना पे उन्हें 30% ही है, लेकिन इंडिया पे सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ लग रहा है, 50% टैरिफ लगना चाहिए चाइना के साथ, लेकिन यूएसए ने चाइना को भी 30% के ब्रैकेट में डाला हुआ है। तो अब हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज है, मतलब चाइना के पास क्यों नहीं लगा पा रहा 50% टैरिफ, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले अगर देखें तो इंडिया का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कम है। टेक्सटाइल ने बात की जाए तो 4.4% है। टेक्सटाइल इन द सेंस जो कपड़े होते हैं या फिर जो आपके धागों फैब्रिक से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं वो टेक्सटाइल की कैटेगरी में आती है, 4.4% ही है। चाइना का जो आपका ग्लोबली की बात की जाए शेयर है 36.3%। मशीनरी में देखा जाए तो इंडिया केवल एक्सपोर्ट करता है 0.9% जो शेयर है इंडिया का, चाइना का 24.9% है। मतलब यूएसए की मार्केट में चाइना का बहुत बड़ा डोमिनेंस है और यूएसए को इतना फर्क इंडिया से इसलिए नहीं पड़ रहा, सोच रहे हैं कि ठीक है इंडिया की मार्केट ये 0.9% की तो मशीनरी है,
खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। तो यूएसए इस जोन में चल रहा है, लेकिन चाइना को इस जोन में नहीं कर सकता, क्योंकि यूएसए में रॉ मटेरियल ही बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं चाइना से। अगर हम बात की जाए रेयर अर्थ एलिमेंट, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लेयर चाइना है। यूएसए में चाहे डिफेंस प्रोडक्ट बन रहे हो, चाहे वेपन बन रहे हो, एम्यूनिशन बन रहे हो, स्पेस से रिलेटेड कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट बन रहा हो, सब में रेयर अर्थ एलिमेंट लग रहा है, चिपसेट लग रहा है, सब कहाँ से आ रहा है? आ रहा है चाइना से। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि चाइना को उस सेम तरीके से नहीं ट्रीट किया जा सकता जैसे इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ क्या है, हम लोग हमेशा एक चीज़ को बोलते हैं भैया हमारे यहाँ वेजेस बड़ी लो है तो आप यहाँ पे आके काम करो। लेकिन अगर लो वेजेस हैं तो लो वेजेस का मतलब ये नहीं है कि लो वेजेस बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस होंगी। कभी कभी लो वेजेस बहुत नुकसानदेह भी हो सकती हैं, जैसे करंट सिचुएशन हो रही है। हमारे पास मशीनरी 0.9 है, टेक्सटाइल 4.4, लेकिन हम फिर भी कहते हैं भैया वेजेस हमारी बड़ी लो है। लेकिन अगर हमारे पास मशीनरी नहीं होगी, मशीनरी होने क्या करना पड़ेगा? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। अगर हमें टेक्सटाइल को और इम्प्रोवाइज करना है तो हमें स्केल उसका बढ़ाना पड़ेगा, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वेजेस भले ही बढ़ जाएंगी, लेकिन उसका एडवांटेज ये होगा कि हमारा शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम बात की जाए इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। कभी बोल रहे हैं कि भाई अगर कभी टैरिफ लग रहा है इंडिया के ऊपर, तो इंडिया कौन कौन से सोल्यूशंस को लुक आफ्टर कर सकता है। पहली बात तो इंडिया को अपनी डोमेस्टिक डिमांड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो हम वेस्टर्न एक्सपोर्ट मार्केट पर रिलाय करते हैं, हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। R&D और टेक में और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन, हमारा शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में, ना केवल गुड्स का बल्कि सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट बढ़े। जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं हमारे पास एक नेगोशिएशन का, एक बोलते हैं नेगोशिएशन का लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी। हम बोल पाएंगे मार्केट पे आकर कि भाई हम भी नेगोशिएट करने की सिचुएशन में है। जो वेजेस हैं और इनकम है वो बढ़नी चाहिए वर्कर्स की, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर आपकी 100 रुपये इनकम है तो क्या आप 200 रुपये की डिमांड करोगे? नहीं। लेकिन क्या आपके पास अगर 1000 की इनकम है तो क्या आप 200 रुपये की डिमांड नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो इस वजह ज़रूरी है कि इनकम भी कंज्यूमर्स की बढ़े। कब बढ़ेगी? जब उनके पास पैसा आएगा। पैसा देने के लिए भी तो एम्प्लॉयर के पास आना चाहिए, जो मालिक है। मालिक के पास कैसे आएगा? जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट मार्जिन उसका अच्छा होगा। साथ ही साथ हमें देखना होगा अपनी ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। इंडिया ऑलरेडी ये चीज़ कर रही है। अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अभी तक हम लोग कंप्लीटली रिलाय कर रहे थे किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर। यूएसए में ये था भैया कंप्लीटली नहीं, बट इन द सेंस कि यूएसए एक बहुत मेजर प्लेयर था, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था इंडिया प्रोडक्ट्स का। इंडिया का जो मर्केंडाइज था उसमें यूएसए के पास बहुत सारा जार था। लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। यूएसए ने टैरिफ लगा दिया तो हम क्या करेंगे? हम अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे टू यूके, टू ऑस्ट्रेलिया, टू कनाडा, जहाँ पे टैरिफ कम हो। इससे क्या होगा? जो नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, इंडिया के जो बिजनेसमैन थे, वो कहीं ना कहीं क्या होगी? मिनिमाइज हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना होगा, जिससे जो यूएस में डिमांड है, जिस तरीके से यूएस बोल रहा है, वो चीज़ कहीं ना कहीं टैकल की जा सके। ठीक है, तो ये सारे पॉलिसी ऑप्शंस हैं इंडिया को जो इम्प्रूव करने होंगे। अगर थोड़ा सा इसका स्ट्रैटेजी एंगल देखा जाए तो अब आते हैं यूथ के ऊपर। इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है। ग्लोबल में क्या हो रही है? बढ़ा एजिंग हो रही है। एजिंग से कनेक्टेड भी सवाल आया हुआ था, 25 में ही आया था। ग्लोबल एजिंग जो हो रही है दुनिया भर में, मतलब पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। अब यहाँ पे यंग जनरेशन की कमी हो रही है, लेकिन वहीं पे इंडिया एक ग्लोबल में एक ऐसी, बोलते हैं ना, एक ऐसा इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दिखाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी यूथ पॉपुलेशन है। और जो यूथ है दैट मीन्स इनके अंदर वर्क करने का एक जज्बा है। ये वर्क फ्लो से बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए जर्मनी ने ये चीज़ कही। जर्मनी को खुद पता है कि बाय नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक ज़रूरत पड़ेगी वर्कफोर्स की इनको। और जर्मनी ये चीज़ बोली कि इसमें इंडिया का बहुत ही अहम रोल होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के पास इंटेलेक्ट है, इंडिया के पास स्टेम है। स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये सब बैकग्राउंड के लोग अच्छे खासे हैं, मतलब बीटेक ग्रेजुएट्स बहुत हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब अगर हमें यूएस का जो बोलते हैं ना, अगर इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं वो एंटर कैसे करते हैं यूएस में? एज ए प्रोफेशनल्स एंटर करते हैं। और यूएस मार्केट में क्या होता है? यूएस मार्केट कहती है हाँ भैया वी आर एक्सेप्टिंग यू बिकॉज आप तो प्रोफेशनल हो, इंडिया से एंटर कर रहे हो। इसीलिए आप नोटिस कर दो यूएस में कितने सारे इंजीनियर्स इंडिया से जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं क्या होता है, उन्हें पता रहता है कि वहाँ पर अच्छा खासा उनको मिलेगा। लेकिन
अगर हमने यही चीज़ को जो अगर यूएसए ने क्या जो इंडिया से प्रोफेशनल्स जाते हैं यूएसए में अगर उसकी उनके ऊपर रोक लगाना चालू कर दिया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो एडवांटेज है इंडियंस को मिलता है वहाँ पे वो बंद हो जाएगा। तो उस एडवांटेज को टैकल करने के लिए हमने अपने पास भी तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी ना। तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों तरीके से अपॉर्चुनिटी दिखती है, पहली तो यंग पॉपुलेशन की, दूसरी जो आपके इंडियन प्रोफेशनल्स हैं अगर यूएसए उन पे कभी रोक लगाता है तो हमारे पास ऐसे रेडी टू गो मार्केट होनी चाहिए जिससे उनको एब्जॉर्ब कर सके। कंक्लूजन में देखा जाए तो इंडिया को अपनी यंग पॉपुलेशन एक इकोनॉमिक इंजन की तरीके से यूज करनी होगी, हेल्थ, एजुकेशन, इनोवेशन, डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड करके, जिससे जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं जैसे यूएस का टैरिफ वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये पूरे आर्टिकल को मैंने एक आंसर फॉर्मेट में समझाया जहाँ पे आपको पॉलिसी ऑप्शंस बताए, फिर मैंने आपको समझाया क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उस प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, कंक्लूजन मैंने समझा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हुआ था। जीएस 2019 का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ दिया था। क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है कि इंडिया और यूएस की जो टाइज हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, उसमें क्यों दिक्कतें होती हैं। यूएसए क्यों नहीं डिसाइड कर पाता कि इंडिया को वो अपने कौन सी बुक में रखे, इंडिया को एज अ प्रिविलेज पार्टनर रखे, इंडिया को एज अ अनस्टेबल पार्टनर रखे, क्योंकि इंडिया नैम पॉलिसी को फॉलो करता है जिसका मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो किसी की तरफ नहीं जाता जनरली इंडिया। तो यूएसए अक्सर कंफ्यूज रहता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अब आंसर करने के लिए मैं इस आर्टिकल के पॉइंट्स को डालूं तो पहला आप इशू का जो मेन कॉज है वो है टैरिफ रिलेटेड टेंशन, दूसरा है टेक एंड माइग्रेशन इश्यूज, फिर आप स्ट्रैटेजिक इम्बैलेंस को डाल सकते हैं, नेशनल सेल्फ स्टीम और एम्बिशन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट्स है सारे क्या हैं जो इंडिया और यूएस के बीच में टसल है। जैसे टैरिफ रिलेटेड टेंशन की बात की तो यहाँ पे क्या है, यूएसए ने इम्पोज किया है इंडियन एक्सपोर्ट पे टैरिफ, ठीक है। इंडिया की यूथ वर्क फोर्स है वो डिपेंड करती है आईटी एक्सपोर्ट पे, सर्विसेज पे, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन का पॉइंट है, तो ये आपने मेंशन कर दिया। टेक ऑन माइग्रेशन इशू की बात की जाए तो जो H1B वीज़ा है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसके ऊपर, उससे इंडिया का यूथ के एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं हिट हुए हैं, और इससे क्या होगा, यूएस की टेक सप्लाई चेन है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, ठीक है। बट स्टिल यूएसए इज इन द मूड कि नहीं, हम लोग पहले अपने सेल्फ जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करेंगे। यूएस की जो टेक स्ट्रेटजी है वो चाइना के कंपटीशन को प्रायोरिटाइज करती है, लेकिन इंडिया की जो डिमांड है, ठीक है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है यूएस। क्योंकि इन्हें लगता है भाई इनका क्या ही रोल है, हमें मेन हम वहाँ ध्यान देंगे जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ टसल्स हैं, कुछ बीच में जो की पॉइंट्स हैं कॉन्ट्रडिक्शन के। फिर हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक इम्बैलेंस। इंडिया चाहता है एक ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना, ठीक है, और यूएसए चाहता है कि भैया उसका भी प्रेजेंस हो, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। यहाँ पे कभी भी इंडिया अपने आप को यूएसए से नीचे नहीं देखता है, हम अपने आप को समझते हैं कि हम भी compete करेंगे। तो यूएसए को इसी से दिक्कत होती है, यूएसए को चाहिए कि हम ऑटोनॉमी पे रहेंगे, वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही साथ जो हमारा एम्बिशंस है, जो हमारे सेल्फ स्टीम है, वो हम कहीं ना कहीं हमेशा ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करें, ट्रेड शेयर करें, स्किल्ड यूथ ड्रिवन इकोनॉमी करें। अब जो यूएस का टैरिफ है वो कहीं ना कहीं इस विजन को अंडरमाइन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करती है कि किस तरीके से इंडिया और यूएस के बीच में प्रॉब्लम्स जो प्रिवेल करती हैं, उन प्रॉब्लम का क्या किस तरीके से सोल्यूशन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन को आप एकदम बोलते हैं ना बहुत ही सिंपल सी भाषा में, जो कुछ भी आपने बॉडी में पढ़ा हुआ है उन सभी की पॉइंट्स को आप इंक्लूड करके कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।